चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट बहुत बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोशिका विभाजन के बारे में। बेसिकली कोशिका विभाजन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। किसी एक कोशिका से दो नए नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। एक पुरानी कोशिका है वो विभाजित होकर क्या करता है, दो नई प्रकार की कोशिका बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, पुरानी उसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। पुरानी कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक, कोशिका विभाजन कैसे होगा, कोशिका विभाजन से क्या होता है, कोशिका विभाजन से करने से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है और मरम्मत होती है, और क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है कोशिका विभाजन से। ठीक है, जैसे एक कोशिका विभाजित होगी तो दो कोशिका बनाएगी, वो दो कोशिका विभाजित होगी तो उस दो कोशिका के दो दो नए कोशिका बनाएंगे, मतलब टोटल 4 कोशिका बनाएंगे। ठीक, तो ऐसे करते करते कोशिका विभाजित होगी, शरीर में वृद्धि बढ़ते जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 प्रकार से कोशिका विभाजित करती है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं। ठीक, तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है, शरीर की कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन से क्या होता है, एक पुरानी कोशिका से दो नए समान कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, दो समान नए कोशिका का निर्माण मतलब दोनों कोशिका, जो नई कोशिका बनेगी वो कोशिका में जो भी और कोशिका के कोशिकांग है वो सब कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे यहाँ क्या हुआ, एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हुआ, एक कोशिका दूसरी कोशिका, तो पहली कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो दूसरे कोशिका में भी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। ठीक, पहली कोशिका में एक राइबोसोम रहेगा तो दूसरी कोशिका में क्या रहेगा, एक ही राइबोसोम रहेगा। इसमें साइटोप्लाज्म जितना रहेगा उतना ही साइटोप्लाज्म किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। ठीक, इसमें एक केंद्रक बनेगा तो इसमें भी कितना केंद्रक बनेगा, एक केंद्रक बनेगा। ऐसा नहीं कि इसमें एक केंद्रक बन रहे तो इसमें दो केंद्रक बन रहे। तो क्या समझ आया कि एक कोशिका से दो दो समान नए कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन में होता है ऐसा। ठीक, तो समसूत्री विभाजन में देखेंगे सबसे पहला चरण समसूत्री विभाजन में क्या होता है, इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, तो इंटरफेज का सबसे पहला काम क्या होता है, इंटरफेज में डीएनए का रिप्लिकेशन। अब डीएनए का रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो डीएनए का रिप्लिकेशन मैंने बता दिया है कि डीएनए क्या है, उस लेक्चर में बता दिया है कि डीएनए के रिप्लिकेशन किसको कहते हैं। फिर भी सुन लीजिए एक बार और, डीएनए का रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए का रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से पुनः डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक, डीएनए का रिप्लिकेशन मतलब डीएनए से पुनः डीएनए का निर्माण होगा, मतलब डीएनए दुगना हो जाएगा। ठीक, इंटरफेज में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, 3 फेज होते हैं, एक G1 फेज, एक S फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, तो G1 फेज में क्या होता है, सेल में वृद्धि होती है। सेल में वृद्धि कैसी होगी, तो सेल के साइज में वृद्धि होगी, साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगी, उसके कोशिकांगों में वृद्धि होगी, और प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, किसमें, G1 फेज में। ध्यान रखिएगा ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है इससे एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। G1 फेज में कोशिका का वृद्धि होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, कोशिका का वृद्धि किसमें होगा, G1 फेज में होगा। ठीक, S फेज में क्या होता है, डीएनए दुगना हो जाता है, डीएनए खुद को रिप्लिकेट करके अपनी, डीएनए में ये क्षमता होती है कि वो अपने ही प्रतिलिपि तैयार करने की क्षमता किसमें होती है, डीएनए में ही होती है। डीएनए अपने ही नए खंड का निर्माण करने की क्षमता किसमें होती है, डीएनए में होती है। तो एस फेज में क्या होता है, इस हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है किसमें, एस फेज में। और क्या क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। ठीक, क्रोमोसोम
नया बनता है। क्रोमोसोम किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है पिछले ही क्लास में कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें डीएनए जीन उपस्थित होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो G2 फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए दोगुना हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एस फेज में क्या होता है, डीएनए दुगना हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्या आंसर देंगे आप, एस फेज में देंगे। ठीक, एस फेज में होता है किसका, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इनका क्या कार्य है, तो हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से क्या करते हैं, डीएनए पैकेजिंग का कार्य करते हैं। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग का कार्य हिस्टोन प्रोटीन कैसे करता है, तो देखो डीएनए छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में विभाजित रहता है। ठीक, डीएनए छोटे छोटे खंडों का, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड है उसको यूनिट बनाने का कार्य कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन करता है। ठीक, अब देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन, देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलाकर क्या क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। अक्सर क्वेश्चन अगर आ जाए कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल क्या होता है, तो या डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, तो न्यूक्लियोसोम। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने का कार्य करता है, अरेंज करने का कार्य करता है, पैकेजिंग करने का कार्य करता है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। अब आगे देखेंगे G2 फेज। G2 फेज होता क्या है, ये कोशिका विभाजन की मुख्य तैयारी का फेज कौन होता है, G2 फेज होता है। यहीं से कोशिका विभाजित होना प्रारंभ होता है। G2 फेज में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन निर्माण हाई हो जाता है। प्रोटीन निर्माण की क्रिया जस्ट डबल हो जाती है, बढ़ जाती है, तेजी से प्रोटीन का निर्माण होगा। और प्रोटीन के निर्माण होने के फलस्वरूप क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। ये स्पिंडल फाइबर क्या होता है, एक रस्सी नुमा तंतुनुमा संरचना होती है जो क्रोमोसोम को कोशिका के दोनों किनारे से जोड़कर रखती है, केंद्र के दोनों किनारे से जोड़कर रखती है। ठीक, प्रोटीन निर्माण की क्रिया तेजी से कौन से फेज में होता है, तो G2 फेज में होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सेल की साइज बढ़ता है। ठीक, कोशिका विभाजन से पहले क्या होता है, सेल की साइज बढ़ता है। कोशिका विभाजन से पहले उसमें क्या क्या आ जाता है, क्या बोलते हैं, जितने भी कोशिकांग है और क्या बोलते हैं उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह है, सब की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो G2 फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन आएगा G2 फेज स्पिंडल फाइबर का निर्माण कोशिका की कौन सी अवस्था में होता है, तो G2 फेज में होता है। ठीक, इसमें सेल का आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। और इसमें क्या मुख्य कार्य इसका क्या है, G2 फेज में मुख्य कार्य क्या है, एंजाइम क्या करता है, बनता है। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, क्रिया को तेजी से संपन्न कराने का काम किसका होता है, एंजाइम का होता है। ठीक, तो ये कार्य याद रखना, G2 फेज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण किसमें होता है, तो G2 फेज में होता है। ठीक, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन सहायता करता है, तो प्रोटीन सहायता करता है। ठीक है, तो सेल के साइज में वृद्धि होगी किसमें, G2 फेज में। ठीक, एंजाइम का निर्माण किसमें होगा, G2 फेज में होगा। ठीक, इस सारे कार्य को आप ध्यान में रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, कोशिका विभाजन में हमने पहला देखा था इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस के बाद दूसरा फेज कौन सा आता है, माइटोसिस। देखिए कोशिका विभाजन के माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में पहला फेज क्या था, इंटरफेज। इंटरफेज पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या होता है, एम फेज। ठीक, एम फेज में क्या होता है, एम फेज में मुख्य रूप से वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। इंटरफेज में क्या होता था, कोशिका विभाजन के लिए जितनी भी कोशिका विभाजन से पहले तैयारियां होती थी, करनी होती है, वो कौन से फेज में होता है, इंटरफेज में होता है, कोशिका के विभाजन से तैयारी। ठीक, जैसे आप देखे होंगे कहीं आप लोग बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक, क्या बोलते हैं, बाहर अगर घूमने जा रहे हो तो 4 दिन पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर करके रखते हो ना, कि आप बाहर यात्रा करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या नीड हो सकती है, क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, रोजमर्रा का सामान आप क्या करते थे, पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक, उसके बाद जाते हैं घूमने के लिए। ठीक, तो इसी प्रकार कोशिका में भी क्या होता है, कोशिका विभाजन से पहले क्या होता है, सब प्रकार की क्या होता है, तैयारी करे जाते हैं विभाजन से पहले के लिए। ठीक, प्रकार देखिए एम फेज में क्या होता है, एम फेज में वास्तविक कोशिका का विभाजन होता है। ठीक, तो कोशिका विभाजन भी मुख्य रूप से एम फेज का कितने टाइप्स होते हैं, एम फेज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक, एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं, ठीक, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस
या नाभिक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब केंद्रक, ठीक, काइनेसिस मतलब विभाजन। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपको कोशिका के पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं, ठीक। कोशिका के द्रव में विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक। कोशिका के साइटोप्लाज्म में विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप अंत में क्या होता है, उसका साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट अंत में क्या निकलता है, वह दो नए कोशिका का निर्माण करता है, ठीक। इसके फलस्वरूप साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप क्या होता है, दो नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो इधर कैरियोकाइनेसिस में आता है नाभिक विभाजन में। तो कैरियोकाइनेसिस मुख्य रूप से नाभिक विभाजन या केंद्रक विभाजन भी कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से कितने चरणों में पूर्ण होती है केंद्रक विभाजन, 4 चरणों में होती है। पहला कौन सा है, प्रोफेज होता है, दूसरा मेटाफेज होता है, तीसरा एनाफेज होता है, चौथा टीलोफेज होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पहले, फिर इसके बाद इसको समझेंगे, ठीक। कैरियोकाइनेसिस के जो 4 स्टेप है उसको डिटेल से अच्छे से प्रॉपर समझेंगे, उसके बाद किसमें आएंगे, साइटोकाइनेसिस में आएंगे, ठीक। कोशिका विभाजन के माइटोसिस के दूसरे भाग एम फेज के पहले भाग प्रोफेज में। तो प्रोफेज में होता क्या है, ठीक। एम फेज में हम क्या देख रहे हैं, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस नाभिक विभाजन के बारे में देख रहे हैं, कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक के विभाजन के बारे में देख रहे हैं, ठीक। तो कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक के विभाजन का पहला स्टेप क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज मुख्य रूप से प्रिपरेशन फेज होता है केंद्रक विभाजन का, ठीक। जैसे कोशिका विभाजन से पहले बहुत सारे प्रिपेयर हो जाते हैं कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक, साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है, ये सब क्या है, कोशिका के विभाजन के पहले की तैयारी है। उसी प्रकार केंद्रक के विभाजन की पहले की तैयारी क्या है, प्रोफेज है, ठीक। प्रोफेज में मुख्य रूप से होता क्या है, क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर में क्या उपस्थित होते हैं, क्या बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी में 23 होते हैं, संख्या में 46 होता है, कौन, क्रोमोसोम। तो वही क्रोमोसोम जो है क्या हो जाता है, प्रोफेज में मोटे हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, कौन, क्रोमोसोम, कौन से फेज में, प्रोफेज में, ठीक। और क्या होता है, जो केंद्रक की जो झिल्ली है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक। केंद्रक का झिल्ली गायब हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फेज में होता क्या है, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है मोटे और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली जो है गायब हो जाती है या फटकर गायब हो जाती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल तंतु बनते हैं। स्पिंडल तंतु क्या है, ये रस्सीनुमा संरचना होती है जो क्या करते हैं, लास्ट में क्रोमोसोम को कोशिका के ऊपर की ओर खींचने का कार्य करता है, या क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम से जुड़ा होता है, कौन, स्पिंडल तंतु, ठीक, रस्सीनुमा संरचना होती है, ठीक। आगे देखेंगे मेटाफेज। तो मेटाफेज कैसी होती है, तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन, मेटाफेज में क्या होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है लास्ट में। कैसे, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है सेल्स के बीच में आ जाते हैं, ठीक। क्रोमोसोम कैसे सेल्स के बीच में आएगा, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, तो क्रोमोसोम कहाँ कहाँ फैला है, इधर इधर फैला है, सब क्रोमोसोम कहाँ कहाँ फैला है, सब ऊपर फैला है, नीचे फैला है, सब तरफ क्या है, क्रोमोसोम फैला है। कितना क्रोमोसोम, संख्या में 46, जोड़ी में 23 क्रोमोसोम, सब साइड इधर उधर सब तरफ कोशिका के अंदर क्या है, क्रोमोसोम फैला है। तो मेटाफेज में क्या होता है, यही क्रोमोसोम जो है वो कोशिका के सेंटर मतलब कोशिका के बीच में आकर अरेंज हो जाते हैं, ठीक। ये सारे क्रोमोसोम कहाँ कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं, ऐसे करके अरेंज हो जाते हैं एक लाइन में, ठीक है। कौन से फेज में, मेटाफेज में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ठीक। इसी मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोसोम से जुड़ा होता है। स्पिंडल फाइबर जो है, जो रस्सीनुमा संरचना होती है, वो सेंट्रोसोम से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक। सेंट्रोसोम से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। फिर देखेंगे एनाफेज में क्या होता है। तो एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है अलग हो जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड है, जो केंद्रक विभाजन से जो नया क्या बोलते हैं क्रोमेटिड बना है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। ये दो, इसमें से एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा, एक उधर ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। ऐसे करते करते क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है अलग हो जाता है, कौन सा फेज में, एनाफेज में।
विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने का कार्य करते हैं। एनाफेज में ही क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने का कार्य करता है। ये दो क्रोमोसोम जो है जोड़े में होते हैं, ठीक। तो उसमें से एक क्रोमोसोम ऊपर की ओर स्पिंडल तंतु द्वारा खींचाता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है नीचे, क्रोमेटिड जो है नीचे की ओर क्या होता है, विपरीत ध्रुव की ओर खींचाता है। यही सब विपरीत ध्रुवों की ओर सब क्या बोलते हैं, जाएगा। ये सब कहाँ जाएगा, विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है, ठीक। किसमें, एनाफेज में। ध्यान रखिएगा ये वाला लास्ट लाइन कि एनाफेज में क्या होता है, खिंचाव के कारण जो क्रोमेटिड है वो खिंचाव के कारण कौन से शेप बनाता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वी शेप्ड स्ट्रक्चर कौन से फेज में बनता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एनाफेज में वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्यों बनता है वी शेप्ड स्ट्रक्चर, वो क्रोमेटिड को जो स्पिंडल तंतु जो है, जो रस्सी नुमा संरचना है, वो क्या करता है, क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है, वी शेप्ड का निर्माण होता है, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटाफेज है और एनाफेज है। रहने को सभी है इंपॉर्टेंट। अगर बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन में प्लेट लाइट स्ट्रक्चर कौन से फेज में बनता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेटाफेज में बनता है। अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका विभाजन के किस फेज में या किस अवस्था में वी शेप्ड का निर्माण होता है, तो आप बोलेंगे एनाफेज में, ठीक। चौथा पॉइंट देखेंगे, टीलोफेज, ठीक। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, केंद्रक झिल्ली जो फट कर गायब हो गई थी, वो वापस से फिर उसका निर्माण होगा किसमें, टीलोफेज में, ठीक। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कंपटीशन एग्जाम में कि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फिर से पुनः निर्माण कौन से फेज में होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, टीलोफेज में रहेगा, ठीक। टीलोफेज में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण होता है और क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं, ठीक। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जो गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसी एम फेज के क्या दूसरा पॉइंट देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस। इसके फलस्वरूप क्या होता है, लास्ट में कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म में विभाजन, कोशिका द्रव में विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव में विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप क्या होगा, दो नए कोशिका का निर्माण होगा। देखिए ये क्या है, कोशिका है, ठीक। तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का पूरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद, टीलोफेज तक कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव भरा हुआ है, उसमें क्या होता है, ये बीच से ऐसे ऐसे क्या होता है, कटते जाता है, ठीक। कटते जाएगा, क्या करेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर अंततः फलस्वरूप क्या होता है, दो नए प्रकार की कोशिका बन जाती है, ठीक। ये दोनों विभाजित होकर क्या करता है, दो नई कोशिका का निर्माण कर लेता है, ठीक। टू न्यू सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कोशिका विभाजन का सबसे लास्ट फेज या केंद्रक विभाजन का सबसे लास्ट फेज कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नहीं सॉरी, केंद्रक विभाजन का अगर सबसे लास्ट फेज पूछेंगे तो टीलोफेज रहेगा। अगर कोशिका विभाजन का पूछेंगे, कोशिका विभाजन के माइटोसिस का सबसे लास्ट फेज पूछेंगे तो क्या रहेगा, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें क्या होता है, कोशिका द्रव आपस में विभाजित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दो नए कोशिका का निर्माण करता है।